नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी की जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है, और ये मेनली उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, और उन्हीं बच्चों के लिए इस ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी को मैं आज आपके सामने लेकर पहुंचा हूं, जिसमें कि डिस्कस करेंगे कि कौन से आपको सोर्सेज रेफर करने हैं, और साथ ही में उन सोर्सेज को रेफर कैसे करना है, तो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, दोनों ही चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आई विल बी कीपिंग दिस वेरी वेरी शॉर्ट एंड वेरी वेरी ब्रीफ, एंड साथ ही में आई विल ऑल्सो इंश्योर कि जो स्ट्रैटेजी है वो आपके प्रीलिम्स के लिए एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी जो है बन जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे अन्य लेक्चर्स की पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है इसके माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग सोर्सेज को जान लेते हैं। ये आपके सामने जो मैंने सबसे पहला सोर्सेज लिखा है दैट इज रिगार्डिंग दी एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज कौन सी पढ़नी है, कौन सी रेलेवेंट है, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला सोर्स की बात करें तो ये दोस्तों आपके सामने है टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 6। तो ये आपको पढ़नी सुपर इंपॉर्टेंट, मतलब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रेलेवेंस है वो आप कभी भी उसको मतलब दरकिनार नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, इसको आप लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं। उसके बाद इसके चैप्टर्स की बात करूंगा, कैसे पढ़ना है कैसे करना है वो भी बताऊंगा। क्लास 7th की एनसीईआरटी ये भी दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है। हमें आज भी इसमें से कई सारे कभी कभार क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। क्लास 6th 7th 8th एनसीईआरटीज, इनफैक्ट एनसीईआरटीज अंटिल क्लास 10th मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल हैं, मजे में पढ़ी जाती हैं। बिल्कुल आपको लोड नहीं आता है, बिल्कुल आपको लगता ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, बिकॉज इसको बहुत ही सिंपल तरीके से भाषा बहुत सिंपल यूज़ करती है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। एनसीईआरटीज में जो भाषा होती है वो बहुत ही मतलब आसान भाषा में आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद क्लास 8th की एनसीईआरटी ये भी पढ़नी है। ये वाली जो एनसीईआरटी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए शुरुआत होती है। आपने कई बार सुना होगा कि ज्योग्राफी में हम लोग कई सारे अलग अलग सब सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। तो ये वाले जो एनसीईआरटी है दिस इज अ बिगिनिंग, दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो कि आपको मालूम होनी जरूरी है। लेकिन ये वाली जो एनसीईआरटी है ये भारत के बारे में कोई बात नहीं करती। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अभी तक भी जो हमने देखा क्लास 6 क्लास 7 और क्लास 8 तीनों की ही एनसीईआरटी में भारत को लेकर कोई बात नहीं। ये ओवरऑल मतलब दुनिया के भूगोल को लेकर बात हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने की बात हो रही है। तो यहां पर आपको काफी अच्छी क्लैरिटी एक बेसिक कॉन्सेप्ट की देखने को मिल जाती है। तो तीनों ही एनसीईआरटीज वेरी वेरी रेलेवेंट और बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। जब हम क्लास 9th में एंटर करते हैं, ये देखिए आपके सामने क्लास 9th की एनसीईआरटी है। ये वो टाइम है जब आप बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, और ये एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं मानता हूं कि एक तरीके से फाउंडेशनल एनसीईआरटी है। मतलब कि इसको पढ़ लो, ठीक है, और इसके साथ ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किताब को पेयर करना है, तो उसमें आपकी जो फाउंडेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। तो जो आपकी नींव है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ये आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी है, जो कि अगेन आपके लिए पढ़नी वेरी वेरी रेलिवेंट, इसको भी हम लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं। उसके बाद क्लास 10th की एनसीईआरटी है, ये आपके सामने आ जाती है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर अच्छी बात क्या है कि थोड़ा सा हमें इंडिया के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अब देखिए यहां पर आपको टाइटल में ही इंडिया देखने को मिलता है। ये कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, यहां पर आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 ये देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप 6, 7 और 8 देखेंगे तो वहां पर आपको कहीं पर भी इंडिया देखने को नहीं मिलेगा। इन्होंने द अर्थ कहा, उसके बाद क्लास 7th में अवर एनवायरमेंट कहा, उसके बाद क्लास 8th में इन्होंने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कहा। लेकिन पर्टिकुलरली ये किताबें इंडिया फोकस किताबें नहीं थी। 9th और 10th की जो किताबें हैं ये इंडिया फोकस किताबें हैं। ये आपकी एनसीईआरटी अगेन आपको पढ़नी है, क्योंकि ये जो हमने ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स को 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी में सीखा था, अब हम उसी चीज को इंडिया के कंटेक्स्ट में सीखने और समझने वाले हैं। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th। ये आपकी पांचों एनसीईआरटीज हमें पढ़नी जरूरी है। देखिए एक मैं और यहां पर चीज को ऐड करना चाहूंगा, वो ये है
कि ज्योग्राफी के केस में ना प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि सिलेबस क्लियर नहीं है, और क्योंकि सिलेबस क्लियर नहीं है इसीलिए हम लोग एनसीईआरटीज़ को ही अपना सिलेबस मान के चलते हैं, और इसीलिए सारी क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़नी ज़रूरी है। मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कुछ नहीं कह सकता बिकॉज मैं वो पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन ज्योग्राफी के केस में आई कैन बी वेरी वेरी श्योर कि एनसीईआरटीज़ के बगैर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं बनेगी। देन we enter the most important part of NCERTs for geography, that is class 11th। दोस्तों ये वाली जो क्लास 11th की ज्योग्राफी NCERT है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यदि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है तो ये वाली NCERT अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट NCERT बोलूँगा, इसको आप लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं। अभी मैं केवल आपको सोर्सेज बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अभी बाद में बताऊंगा, एक बार प्लीज सोर्सेज को सुन लीजिए। उसके बाद क्लास 11th की ही जो दूसरी एनसीईआरटी है, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जिसको कि आप लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं। क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, जो कि ऑलमोस्ट आप ऐसा मान लीजिए कि जो हमने यहाँ पर देखी थी ना 9th क्लास की जो एनसीईआरटी थी, और ये जो 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वाली, ये बिल्कुल एक दूसरे की कॉपीज हैं। मतलब वो छोटी बहन है तो ये बड़ी बहन है। मतलब आपको बिल्कुल इसमें, अगर आपने 9th वाली को अच्छे से पढ़ा है, समझा है ना, तो आपको 11th वाली को समझने में तो डेफिनेटली कोई लोड नहीं आएगा। हाँ, थोड़े फैक्ट्स यहाँ पे एनसीईआरटी बढ़ा देती है, थोड़े फैक्ट्स को टफ कर देती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। एंड फाइनली जब हम बात करते हैं क्लास 12th की, तो ये वाली 2 एनसीईआरटीज हैं, ये भी आपको पढ़नी ज़रूरी है, इनको भी आप लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं। और ये भी एक तरीके से एनसीईआरटीज 8वीं कक्षा की जो हमने एनसीईआरटी देखी और जो 10वीं कक्षा की हमने एनसीईआरटीज देखी, उसमें क्या था कि हमने ह्यूमन एवं इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमारी कंबाइंड थी। लेकिन दोस्तों 12वीं कक्षा तक आते आते ज्योग्राफी में इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने क्या किया कि ह्यूमन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपकी अलग कर दी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है वो आपकी अलग कर दी थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करता है, और ये वाली जो एनसीईआरटी है ये एक तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करती है। तो ये आपके कुल मिला के सोर्सेज हैं जो कि एनसीईआरटी की बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो छोड़ा ही कुछ नहीं, जितनी भी एनसीईआरटीज थी कि 5 तो वो वाली हो गई, उसके बाद 4 किताबें ये हो गई, तो 9 किताबें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। जी हाँ, 9 किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। लेकिन नाउ आई विल टेल यू कि आप इन किताबों को पढ़ने का जो टाइम है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये बात खत्म हुई एनसीईआरटीज की, लेकिन एनसीईआरटी से अकेली एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी, साथ में 1-2 सोर्सेज और बताना चाहूँगा। जिन बच्चों को इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा और डेप्थ में, थोड़ा और अच्छे से पढ़ने का मन है, तो उनके लिए दोस्तों DR खुल्लर साहब की ये किताब है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है। मतलब अगर आपको शौक है इंडियन ज्योग्राफी समझने का, अगर आपको शौक है इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल बच्चों वाली भाषा समझने का, तो इससे अच्छी किताब मैंने तो अभी तक नहीं देखी है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुली रिटन बुक, लेटेस्ट डेटा के साथ अपडेट किया जाता है इसे, हर बार इसका नया एडिशन हमें देखने को मिल जाता है। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, इन केस अगर आप लोग जो है ऑप्शनल विषय लेकर ज्योग्राफी को चूज़ कर रहे हैं, वैकल्पिक विषय को चूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में तो ये किताब आपके लिए बाइबल है इंडियन ज्योग्राफी की। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी GS है तो उसमें भी आप इस किताब को लेकर रख सकते हैं, कुछ चैप्टर्स को सिलेक्टिवली फॉलो कर सकते हैं। वो कौन से चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा व्हेन वी डिस्कस द स्ट्रैटेजी। लेकिन हाँ, इस किताब को आप लोग लेकर ज़रूर रखिए, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छी इंसाइट्स देंगे। ठीक है, आई विल टॉक अबाउट द चैप्टर्स, डोंट वरी। नेक्स्ट हम लोग सोर्स की बात करते हैं तो GC लियोंग आता है। GC लियोंग है तो किताब पतली सी, लेकिन आई विल नॉट लाई ओवर हेयर, ये दोस्तों बहुत ही कठिन किताब है। छोटी सी किताब है, अगर आप देखेंगे ना टोटल इसमें जो पेजेस हैं ये देखिए 183, मतलब टोटल इसमें शायद 200 पेज भी नहीं है, लेकिन इसमें इतना कंटेंट है, इतने फैक्ट्स हैं कि अगर आप इसको पढ़ने बैठ जाएंगे तो बस उस केस में आपका पूरा का पूरा जो एक तरीके से दिमाग घूम जाता है। तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। किताबें दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद केवल आपको एक रेफरेंस किताब लेनी है जो कि एटलस है। इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो थी वो ऑक्सफोर्ड एटलस मैंने यूज़ करी थी, लेकिन ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की एटलस इक्वली गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही मैप इसमें है, वही मैप इसमें है, लेकिन हाँ आपको रेफ़र करनी आनी चाहिए। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। सो अगर हम लोग सार निकालें तो सार बेसिकली ये निकलता है कि देखिए एनसीईआरटीज हमें सारी पढ़नी है। ठीक है, 6 से लेकर मैं आपके लिए यहाँ पे सार लिख देता हूँ
कि भाई 6th से लेकर 12th तक की जो NCERTs हैं, जो कि कुल मिला के 9 किताबें हैं, वो सारी पढ़नी है। उसके बाद GC लियोंग आपको पढ़नी है, ये आपकी 10वीं किताब हो गई। उसके बाद दोस्तों आपको एक एटलस है, जिसको मैं पढ़ना काउंट नहीं करूंगा, तो इसका मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, क्योंकि ये केवल रेफरेंस किताब है। और DR खुल्लर भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है, ये मेरे ओपिनियन आपको पूरी नहीं पढ़नी है, केवल कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं। तो कुल मिला के 10 किताबें हैं जो कि आपको डेफिनेटली रेफर करनी जरूरी है। ये बात रही आपके सोर्सेज की। अंडरस्टूड? सोर्सेज को हमने क्लैरिफाई कर लिया है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रिगार्डिंग अवर जो हमारी स्ट्रैटेजी है। अंडरस्टूड गाइस? स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, फॉलो करना ना करना ऑब्वियसली आपकी खुद की चॉइस है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी बनी हुई है, गो विद दैट। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हैं, तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे लिए काम किया है, मेरे और कई सारे बच्चों के लिए काम करी है। बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में हम लोग जो किताबों को पढ़ने का टाइम है, एक तो उसको संक्षेप में ले आते हैं, एंड सेकेंडली इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि एक दो किताबों को आपस में इंटरलिंक करते हैं, तो उससे आपका जो ओवरऑल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है यार। एक तो आपको NCERTs पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तो क्लास 6, 7th और 8th पहले गो में आपको केवल ये 3 NCERTs पढ़नी है। मैंने और कोई NCERT नहीं बोला, केवल मैंने क्लास 6th बोला, मैंने क्लास 7th बोला, क्लास 8th बोला। ये तीनों की तीनों NCERTs को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, क्या फ़ायदा हुआ? आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा, इसमें हमें जैसे क्लास 6 की NCERT की बात करें, तो ये देखिए मैं आपके सामने इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ। क्लास 6 की NCERT मजे मजे में पढ़नी है। हमें मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये धरती है, अच्छा ये धरती के अलग अलग हमें, अच्छा ये मतलब सोलर सिस्टम के अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ये ज्योग्राफी के बेसिक्स, ये अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, धरती का रोटेशन रेवोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद ये हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके बाद ये आपका बायोस्फीयर क्या होता है, ये चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी। मेजर लैंडफॉर्म्स धरती पे कौन से देखने को मिलते हैं, बहुत ही बेसिक आइडिया आपको मिलेगा इन चीज़ों का। ये क्लास 6 है। क्लास 7th में हमें देखने को क्या मिलेगा कि भाई हमारा थोड़ा बहुत ये जो हमने यहाँ पे स्फीयर्स की बात करी ना, ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इनके बारे में ब्रीफली बात करेगा। ये देखिए आपके सामने है। तो भाई ये पहले इनसाइड अवर अर्थ मतलब कि लिथोस्फीयर की बात करेगा, अवर चेंजिंग अर्थ मतलब कि लिथोस्फीयर में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। देन एयर की बात करेगा, मतलब कि एटमॉस्फेयर की बात करेगा। वाटर की बात करेगा, मतलब कि हाइड्रोस्फीयर की बात करेगा। नेचुरल वेजिटेशन की बात करेगा, देन मतलब कि यहाँ पर ये बायोस्फीयर की बात करेगा। तो ये आपने जो वहाँ पर चीज़ें पढ़ी, उसी के बारे में थोड़ा सा आपने और जान लिया, समझ लिया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये डील करती हैं किसके साथ? हमारी धरती पे जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और यही रिसोर्सेज के बारे में बातचीत करेगा थोड़ा और डेप्थ में जाकर कि भाई अलग अलग जो हमारे पास जो संसाधन होते हैं, जैसे कि हमारा धरती हुआ, हमारी मिट्टी हुई, हमारा पानी हुआ, हमारी वनस्पतियां हुई, हमारी जो ये जैव रिसोर्सेज होते हैं, वाइल्ड लाइफ हुई, मिनरल पावर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, इनके बारे में आपको ब्रीफली नॉलेज दी जाएगी। तो ये तीनों किताबों को एक साथ पढ़िए। कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट हो सकती है कि कौन सी NCERT रेफर करनी है। मतलब कुछ बोलते थे ओल्ड NCERT, कुछ बोलते थे न्यू NCERT। देखिए, ओल्ड न्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग अब चला गया है। उसके पीछे रीज़न है, हुआ क्या है कि 2019 तक जो बच्चे पढ़ रहे थे वो तो फिर भी इस अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे थे, मतलब कि बाइफरकेशन को। लेकिन 2020 के बाद जो 2021 में NCERTs आई हैं, वो 2019 के बाद इन्होंने थोड़ा सिलेबस कम कर दिया। कोविड के आने के बाद जो करिकुलम थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया, तो थोड़े चैप्टर्स कम हो गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपको 2019 वाली NCERTs मिल जाए। अगर आप NCERT की वेबसाइट से जाकर लेकर आ सकते हैं, अगर वहाँ से नहीं तो फिर आप कहीं और मतलब कि जो भी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए आपको ये इतने चैप्टर्स जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इतने चैप्टर्स वाली NCERT अगर अवेलेबल हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्योंकि इतने चैप्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो नई NCERT इसमें क्लास 7th में शायद केवल 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें जो कायदे से 9 चैप्टर्स बनते थे जो कि हमें पहले देखने को मिलते थे। तो थोड़ा बहुत आपको मतलब एडवांटेज मिल सकता है, कोई बहुत मेजर इसमें लॉस आपको नहीं होगा। ठीक है, अब आपने जब तीनों NCERTs को पढ़ लिया है, अब हमारी टोटल 10 किताबें थी, मैंने आपको 10 गिनवाई थी। अभी तक हमने केवल 3 NCERTs कवर करी हैं। अब देखिए, अब आपने क्या करना है
जब आपने दोस्तों 9th क्लास की एनसीईआरटी को उठाया तो केवल 9th को मत उठाना, साथ में 11th को भी उठा लेना। साथ ही में 11th की जो इंडियन ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी है, प्लीज़ उसको साथ ही में आप लोग को उठा लेना है। उसको आपको यहाँ पर अगर आप पहले 9th पढ़ने जाएंगे फिर 11th पढ़ने जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उसको प्लीज़ साथ में ही उठा लेना। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ उसके पीछे कारण क्या है। क्लास 9th की एनसीईआरटी का इंडेक्स ध्यान से देखिए क्या है। इंडिया साइज एंड लोकेशन, दूसरा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तीसरा ड्रेनेज, चौथा क्लाइमेट, पांचवा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी का इंडेक्स देखिए। इंडिया लोकेशन, इंडिया फिजियोग्राफी, इंडिया ड्रेनेज, इंडिया क्लाइमेट, इंडिया नेचुरल वेजिटेशन। दोस्तों वही वाले 5 चैप्टर यहाँ पर एनसीईआरटी ने फिर से आपको ला के दे दिए। सो टाइम को सेव करना है भाई, वो वाली 9th की एनसीईआरटी उठाई, साथ ही में इसको देख लिया, 2-4 फैक्ट्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो उनको भी साथ ही में मार्क कर लिया, साथ ही में जो है उनको आपने वहीं पर याद कर लिया। फाइनली आपको जब नेक्स्ट टाइम अगर आप रिवाइज करने जाएंगे तो 9वीं क्लास वाली एनसीईआरटी को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं या अगर आपको कोई रेफरेंस बुक बना के चलनी है तो क्लास 11th के एनसीईआरटी के माध्यम से आप उसके जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये इसके आप लोग नोट्स बनाइए क्लास 11th वाली एनसीईआरटी के। अगर आप इसको लेकर कॉन्फिडेंट हैं और अगर आपके पास समय है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो बच्चे 2023 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं शायद समय की कमी हो, अगर आपके पास समय है तब जाकर के डी आर खुल्लर को रेफर कीजिए। वो भी कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स अगर आपको रेफर करने हैं। कौन से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग इनफैक्ट मैं कहूँगा कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया बॉर्डर्स के बारे में एक बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको जाकर के आप रेफर कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी हिंट देगा। और ड्रेनेज का जो चैप्टर है उसको आप लोग चाहें तो डी आर खुल्लर से देख सकते हैं, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सकती है। ये हमने क्या बात करी, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी की हमने बात करी थी। जो हमने यहाँ पे देखा कि आपका ये चैप्टर है, ये देखिए ये इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी है गाइस, और ये फिजिकल फीचर्स की बात हो रही है, ये भी आपकी इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी है। तो ये दोनों एनसीईआरटीज को कंबाइन किया और साथ में डी आर खुल्लर को आपने यहाँ पे जोड़ दिया। अब हमने कितनी किताबें पढ़ ली, अब हमने 3 और 2 यहाँ पे टोटल 5 किताबें पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सेम कहानी फॉलो करनी है। 6, 7, 8 हो चुका है। इसके बाद आपको 10वीं क्लास की एनसीईआरटी के साथ साथ 12वीं क्लास की एनसीईआरटी को साथ में ही पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपकी 2 नहीं बल्कि 3 किताबें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि 10वीं में तो 1 किताब है और 12वीं में 2 किताबें हैं। और ये बिलीव मी बहुत ही इजी किताबें हैं 10वीं और 12वीं की। 9th और 11th वाली किताब इतनी इजी नहीं है, इसमें आपको समय लगेगा, लेकिन ये दोनों किताबें, तीनों किताबें बहुत ही आसान है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। वंस दिस इज डन, इसके बाद प्लीज़ डी आर खुल्लर को ज़रूर रेफ़र कीजिए। यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक तो क्रॉप्स के चैप्टर को पढ़ लेना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद दोस्तों इंडस्ट्रीज़ के चैप्टर को पढ़ लेना, काफ़ी आपको वहाँ पर भी हेल्प मिलेगी। ये 2 चैप्टर्स आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं। रिसोर्सेज के चैप्टर के बारे में एनसीईआरटी एक्चुअली उतना अच्छा आपको कंटेंट नहीं देती है, तो आप लोग जो यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज की बात होती है उसको भी आप लोग यहाँ से रेफ़र कीजिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल। मैं फिर से बोलूँगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये 2-3 चैप्टर्स सिलेक्टिवली पढ़ने हैं, पूरी किताब पढ़ने जाएंगे आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ दोस्तों, डी आर खुल्लर में 1200 पेजेस की किताब है ये। सो गाइज हमें पूरी किताब नहीं पढ़नी, हमें मुश्किल से 50-60 पेज पढ़ने हैं। मिनरल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, बॉर्डर्स, ड्रेनेज, दैट्स इट। मुश्किल से 100 कह लीजिए, इससे ऊपर पेज नहीं है। तो ये आपका रेफरेंस होना चाहिए। अब हमने क्या किया, 3 किताबें पढ़ ली, 3 और 2 5, 5 और 3 8, बची 2 और बच गई हैं। नाउ फाइनली ये सारी एनसीईआरटीज खत्म करने के बाद एक एनसीईआरटी बाकी है जो कि सबसे मुश्किल एनसीईआरटी है, और वो है आपकी ये वाली एनसीईआरटी। और यहीं पर आई एम श्योर बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो बात ही नहीं करी। दोस्तों ये आपका एंट्री है टू द वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो जो आपने चीज़ें 6th क्लास में, 7th क्लास में और 8th क्लास में थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी, अब उनका आप लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे टू अंडरस्टैंड क्लास 11th ज्योग्राफी। और इसके साथ जो हमें मैप करना है वो करना है जीसी लियोंग को। अलग से जीसी लियोंग मत पढ़ना, बहुत टेंशन में आ जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्तों केवल ये वाली जो आपकी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है इसको आप लोग उठाओ, साथ में आप जीसी लियोंग को उठाओ। चैप्टर्स आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। ये देखिए, अर्थ के ओरिजिन, अर्थ के इंटीरियर, डिस्ट्रीब्यूशन, देन लैंडफॉर्म्स, देन क्लाइमेट, है ना, ये सब। और जीसी लियोंग का इंडेक्स देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। जीसी लियोंग का इंडेक्स बहुत ही बढ़िया है ना। ये देखिए
वेरी इजीली भाई, अर्थ एंड द यूनिवर्स, ये आपका जो क्लास 6th की एनसीईआरटी है ना, वहीं के कॉन्सेप्ट्स हैं। अर्थ क्रस्ट जो हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी में देखा, वहीं के कॉन्सेप्ट है। वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, ये भी आप क्लास 11th की एनसीईआरटी में पढ़ोगे वहीं पर। ये वेदरिंग, मास मूवमेंट, ये भी वहीं पे पढ़ोगे। लैंडफॉर्म्स, ये यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, चैप्टर नंबर 4 तक अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 से लेकर के जो चैप्टर नंबर आपका 8 तक है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है। ये चैप्टर 5, 6, 7, 8 ये ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए होते हैं कि भाई हर लैंडफॉर्म कैसे बना है, हमें वो नहीं पढ़ना है। जीएस के लिए वो चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे कोस्टल लैंडफॉर्म्स छोड़ सकते हैं, उसके बाद इसको भी छोड़ सकते हैं। इसको पढ़िए, चैप्टर नंबर 11th और 12th को पढ़िए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी आपका अगेन 11th की एनसीईआरटी के साथ मैप खाएगा। ये देखिए आइलैंड्स, कोरल रीफ्स की बात हो रही है, ओशंस की बात हो रही है, तो ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर आप वाटर की बात करेंगे तो ये वाटर, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, वही चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप मैप करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, अदरवाइज जीसी लियोंग आपको काफ़ी कठिन लग सकती है, ठीक है। ये पहले वाला पार्ट है जो कि आपने जीसी लियोंग से किया। ये देखिए आपने केवल 4 और 2 चैप्टर, 12 में से केवल 6 करने हैं। मैंने आपके 6 डायरेक्टली हटवा दिए हैं, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, इसको आपको पढ़ने में समय लग सकता है, जहां पर आपको सारे क्लाइमेटिक रीजन्स को समझने में समय लग सकता है। लेकिन ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। इफ़ यू हैव द टाइम देन इस पे फोकस कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है देन आप जो है इसको यहाँ पे लाइटली ले सकते हैं। लेकिन अगेन ये लास्ट रिजॉर्ट है, अगर समय है तब आपको इसको पढ़िए, क्योंकि इसको पढ़ने में समझने में काफ़ी समय लग सकता है, ठीक है। ये कहानी होगी जीसी लियोंग की, और इसके साथ हमने क्या किया, 11th वाली क्लास को हमने मैप कर दिया, और ये आपकी बची हुई 2 किताबें पूरी हो गई। इस तरीके से आपकी 10 किताबें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। अंडरस्टूड गाइस। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि भाई एटलस कैसे यूज़ करना है, तो एटलस को मैपिंग के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिवली यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसमें जो है मतलब सारा दिन एटलस लेके बैठे हैं, तो भाई हम लोग ऐसी चीज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी की चीज़ देख रहे हैं, एटलस को देख लो, अच्छा मैप मिल गया, कुछ चीज़ मिल गई, ठीक है। बाकी मतलब साथ में जो स्टडी डेस्क के ऊपर आपने वर्ल्ड और इंडिया के जो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स हैं उनको लगा के रखो, और उनको डेफिनेटली देखते रहो। यूट्यूब का भी काम लो, अगर कुछ टफ कॉन्सेप्ट हैं समझ नहीं आ रहे हैं तो यूट्यूब पे जाओ, उसको टाइप करो और अपने टाइम सेव कीजिए। जितना टाइम सेव करेंगे उतना बेहतर होगा, जल्दी से आपकी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी कहानी आपने समझ ली है, ये सोर्सेज हैं, कैसे पढ़ना है वो भी आपने समझ लिया है। नाउ फाइनल मैं स्ट्रैटेजी में आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों पीवाईक्यूज बहुत रेलिवेंट है, पीवाईक्यूज बहुत रेलिवेंट है। प्रीलिम्स हुआ, ठीक है, मेंस हुआ, दोनों के लिए पीवाईक्यूज बहुत रेलिवेंट है। हालांकि जो प्रीलिम्स है उसमें मैं आपको अगेन बताऊं तो प्रीलिम्स के लिए जो पीवाईक्यूज हैं वो तो बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आइडिया आपको देता हूं कि जैसे ये 9th और 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ये वाली एनसीईआरटी है ना, तो भाई यूपीएससी क्या करती है ना, अक्सर हमने देखा है कि एक साल आपका क्वेश्चन इससे आता है, दूसरे साल इससे आता है, फिर तीसरे साल इससे आता है, चौथे साल इससे आता है, 5वें साल इससे आता है, छठे साल इससे आता है। ड्रेनेज की बात करें तो हर साल 1, 2, 3, 4, 5 आपको कोई भी पेपर देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे ड्रेनेज का सवाल नहीं होगा, होगा ही होगा। सो ये मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने पीवाईक्यू से देखी कि अच्छा यूपीएससी यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। तो ड्रेनेज, इसलिए मैंने कहा कि ड्रेनेज को डीआर खुल्लर से भी आप साथ में ऐड कीजिए तो काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो ये भी कुछ स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको शायद और कोई नहीं बताएगा कि प्रीलिम्स के लिए हमें पीवाईक्यूज को करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मंत्रा को फॉलो करो कि फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स अपने स्टडी डेस्क के पास लगा के रखो, और जब भी कभी टाइम मिले, कभी घूम रहे हैं, ठीक है, कभी सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, थोड़ा देख लिया, इट विल हेल्प यू कुछ ना कुछ, क्योंकि अलग से आप पढ़ने बैठेंगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी, मैप को याद कैसे करोगे, है ना। चलते फिरते कुछ बात होगी, किसी से डिस्कशन हो गई, दैट कैन रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मैप्स। वो भी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हमने पीवाईक्यूज में देखा कि बहुत सारे सवाल हैं जो कि वाकई में मैपिंग के एरिया से पूछे गए हैं। तो हर साल अब यूपीएससी मैपिंग के सवाल पूछती है। इसी बेसिस पे आपको ये वाली जो मैप्स हैं इसको लगाना भी अनिवार्य बन जाता है। ऑल राइट गाइस, ये आपकी एक बेसिक स्ट्रैटेजी है अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं। सो इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ भी आपको डाउट्स हैं
तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप उन डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। कोशिश करके वहाँ पर आपके उन डाउट्स का जवाब मैं दे दूंगा। जाने से पहले एक बार आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को शुरू भी कर सकते हैं घर बैठकर, और सुपर कोचिंग के माध्यम से पूरा कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है 30,000 रुपीज़ में। लेकिन अगर आप लोग पूरा कोर्स नहीं लेते हैं, केवल प्रीलिम्स का कोर्स लेते हैं, तो वो भी आप लोग के लिए अवेलेबल होता है। उसके लिए लिंक को चेकआउट कीजिए। उसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, उसकी कॉस्ट आपको यहाँ पे 17 to 18,000 के आसपास ही पड़ती है अगर आप लोग केवल प्रीलिम्स को ही टारगेट कर रहे हैं। तो वो भी आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं जाकर के, और इसमें आपको सभी टीचर्स के प्रीलिम्स वाले कोर्सेज इंक्लूडिंग आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, और मेरे भी आपको कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।